आज की क्लास में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या जो क्लास 10 का है। और ये जो है वास्तविक संख्या जो भी चलेगा हम हर एक स्टेप आपको बताते चलेंगे, शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ये चैप्टर नंबर 1 का ये बेसिक क्लास है, हम आपके साथ लेकर आएंगे। 2 क्लास आपकी बेसिक होगी, इसके बाद हम लोग प्रश्नावली को शुरू करेंगे। तो आज की ये पहली क्लास है, बेसिक क्लास चलेगी जो कि वास्तविक संख्या पर आधारित है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या को किसने बताया था, किस सन में बताया था, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। हम लोग शुरू करते हैं वास्तविक संख्या। और आप लोग यदि नोट करना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा और इसे आप लोग नोट भी करते रहिएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिनको हम लोग संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो वास्तविक संख्या कहलाती है साधारण भाषा में। देखिए यहाँ पर हमने नोट भी किया हुआ है कि वे संख्याएं जिन्हें एक रेखा पर आप लोग जानते हैं कि रेखा जो भी होता है एक्स अक्ष वाई अक्ष पे हम लोग दर्शा सकते हैं, या कोई स्केल है इस स्केल पे हम लोग दर्शा सकते हैं, या एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो रेखा लेते हैं इस पे हम लोग आसानी से इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, वो आपकी कहलाती है वास्तविक संख्या, रियल नंबर आपकी कहलाती है, ठीक है। तो वे संख्याएं जिन्हें एक संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या यहाँ पे कहेंगे। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में कौन कौन से नंबर यहाँ पे लिए गए हैं, -1, -2, -3, -4 आप ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं। करनी की जितने भी राशियां हैं वो आपकी कहलाएंगी, किस में आएंगी, वास्तविक संख्या, ठीक है। किस में आएगी, वो वास्तविक संख्या में आएगी। अगर अंडर में आपका 2 हो जाए, देखिए अगर अंडर में आपका देखिए -3 हो जाए, अंडर में ये आपका -5 हो जाए तो ये काल्पनिक में आता है। किस में आता है, काल्पनिक संख्याओं में आता है। लेकिन हमें काल्पनिक नहीं पढ़ना है, हमें केवल आपको बताना है वास्तविक संख्या कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या के कितने भाग होते हैं, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप समझ गए, वास्तविक संख्या उसी को कहेंगे जिसको किसी संख्या रेखा पर हम लोग आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए वास्तविक संख्या में क्या क्या सम्मिलित होता है वो हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पे। देखिए वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या आती है। और आपके दिमाग में भी चलेगा कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सब कुछ हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए जो वास्तविक संख्याएं होती हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के शामिल होती है, यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों संख्याएं सम्मिलित होती हैं वास्तविक संख्याओं में। अब आते हैं मुख्य तथ्य आपके क्या क्या है, किसने दिया था, किसने नामकरण किया था और किस सन में किया था, ये शायद आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिएगा। देखिए खोजकर्ता कौन कौन है, यहाँ पर देखिए खोजकर्ता माना गया है रिचर्ड डेडकिंग को। खोजकर्ता कौन कौन है, आधुनिक सिद्धांत जो दिए थे ये रिचर्ड और डेडकिंग थे। और दूसरे वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज कैंटर। कौन थे, जॉर्ज कैंटर, ठीक ना। इन्होंने सिद्धांत दिया था लेकिन नामकरण किसी और ने किया था। नामकरण किसने किया था, नामकरण जो किए थे ये थे रेने डेस्कार्टेस, ठीक है। किस सन में किए थे, 1637 ईस्वी में किए थे वास्तविक संख्याओं को, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि खोजकर्ता में यदि बात करें तो खोजकर्ता है वास्तविक संख्याओं के रिचर्ड और डेडकिंग हैं, जॉर्ज और कैंटर हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो नामकरण किए थे 1637 में किया गया था नामकरण, रेने डेस्कार्टेस, ठीक ना। ये आपका 1637 में नामकरण वास्तविक संख्याओं का किए थे। लेकिन सिद्धांत किसने दिए थे, किसने दिया था, 2 वैज्ञानिक का नाम है, एक है रिचर्ड डेडकिंग और दूसरा है जॉर्ज कैंटर, ठीक है। विशेषता इसकी क्या है, विशेषता क्या है, देखिए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय, यानी समुच्चय को हम लोग सेट कहते हैं। आप क्लास 11th में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा समुच्चय सेट, ठीक ना। यानी कि समुच्चय को अंग्रेजी के अक्षर R से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो भी आपकी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है उसे हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई भी संख्या आप लेते हैं, वास्तविक संख्याएं लेते हैं, उन्हें आप पूरा कैपिटल R प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका लिया गया है वास्तविक संख्याएं जितने भी ली गई हैं इन पूरे को हम लोग कैपिटल R यानी कि रियल नंबर बोल सकते हैं। तो समुच्चय के हिसाब से यदि लिया जाएगा तो समुच्चय के अंग्रेजी अक्षर कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है, किसको, वास्तविक संख्याओं को,
ठीक ना, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं, वास्तविक संख्याओं में क्या क्या अंक आ सकते हैं, किस तरह के अंक आ सकते हैं, और वास्तविक संख्याओं में क्या क्या कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, वो भी यहाँ पर है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या इसमें सम्मिलित होती हैं वास्तविक संख्याओं में। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आया। मुख्य तथ्य में आपका दिया गया है खोजकर्ता, नामकरण किसने किया था, और वास्तविक संख्याओं को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, जिसको रियल नंबर बोला जाता है। ठीक है, इतना आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग अगला पॉइंट हम लोग का रहेगा कि परिमेय संख्या। देखिए वास्तविक संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, अभी बताए हैं हम कि परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो अब हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या आखिर में कहते किसे हैं, परिमेय संख्या आखिर में कहते किसे हैं। देखिए पहली चर्चा होगी आपकी परिमेय संख्याओं पे, किस पे, परिमेय संख्या और रियल नंबर। ठीक ना, तो परिमेय संख्या आप बच्चों उसी को कह सकते हैं जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P बटा Q का मतलब यह हुआ कि बट्टा में किसी भी संख्याओं को रखते हैं तो ये आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। 5 बटा में यदि 3 हो तो ये भी कैसी संख्याएं हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या आपकी होगी। यहाँ पर देखते हैं, देखिए जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, कह रहे हैं कि वे संख्याएं जिनको P बटा Q, P बटा में Q यानी अंश और हर के रूप में ले सकते हैं, के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q कह रहे हैं कि एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये भी शर्त दे रखा है कि Q कभी भी 0 आपका नहीं होना चाहिए, Q आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यानी कि कोई आपकी संख्या ऐसी हो जिनको हम लोग P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या को P बटा Q के रूप में लिखेंगे, लेकिन शर्त ये भी होना चाहिए कि कभी भी उसका जो हर है वो 0 आपका नहीं होना चाहिए, तब तो आप परिमेय संख्या उसे बोल सकते हैं। चलिए इतना आपको क्लियर हुआ। अगर आपको कोई समस्या हुई तो कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। चलिए जैसे में क्या क्या दिया गया है, 4 बटा में 7, 2 बटा में 9, 16 बटा में 11, -16 बटा में 9 भी आपका हो सकता है। ठीक है, देखिए कभी भी हर आपका 0 नहीं होगा। अगर हर 0 आप करते हैं तो वो परिमेय संख्या में आपका नहीं आएगा। ठीक है, देखिए 7 भी लिया गया है, 3 भी लिया गया है, 0 -5 लिया गया है। अब आपको एक संख्या पॉइंट में दिख रही होगी, पॉइंट में संख्या दिया गया है 1.074, 1.07142857191 ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि अपरिमेय संख्याओं में भी पॉइंट में लिया गया है, लेकिन डॉट डॉट है वो इन्फिनिटिव तक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये भी इन्फिनिटिव तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें शर्त क्या है बच्चों, ये भी ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए एक बार यहाँ पर जो संख्या हुई है ना, एक बार जो संख्या आपकी प्राप्त हुई है, प्राप्त जो संख्या है देखिए 14 यहाँ पे आ रहा है, 14 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी एक बार 14 आया हुआ है। तो जब वही संख्या रिपीट होने लगे तो वो परिमेय संख्या में आएगा। किसमें आएगा, परिमेय संख्या में। किसमें आएगा, परिमेय संख्या। जैसे हम कह दें कि 3.34156 4156, ठीक ना, इसके बाद 4156। देखिए बार बार संख्याएं वही रिपीट हो रही है। देखिए 4156, 4156, 4156। जब ये बार बार संख्या रिपीट हो रही है तो आप डॉट डॉट लगा सकते हैं। देखिए जब बार बार ये संख्या रिपीट हो रही है तो ये परिमेय संख्या में काउंटिंग किया जाएगा। किस में काउंटिंग किया जाएगा, परिमेय संख्या में, क्योंकि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है बच्चों, तो ये आपका परिमेय संख्या में कहलाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या आप समझ गए कि परिमेय संख्या कब आपकी होगी। अगर कोई संख्या बार बार बढ़ती हुई जा रही है, रिपीट नहीं हो रहा है, वो बढ़ती हुई जा रही है, अशांत की कंडीशन में है, तो ये जो है कि ये भी अशांत की कंडीशन में है, लेकिन ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे परिमेय संख्या में लेंगे। किसमें लेंगे, परिमेय संख्या में। तो आप समझ गए कि क्यों ये परिमेय संख्या में आपका लिया गया है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, ये परिमेय संख्या आप समझ गए, परिमेय संख्या कब आपकी होगी। अगला पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, ये वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जिन्हें P बटा Q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं। अब यहां पर नहीं लिखा जा सकता है, इसका दशमलव रूप कभी भी खत्म नहीं होता, यानी कि दोहराता है और नहीं दोहराता है। देखो भाई इसमें क्या था, इसमें यह था कि संख्या यहाँ पे रिपीट हो रही है,
इसमें ये था कि संख्या यहाँ पे रिपीट आपकी हो रही है, संख्या क्या हो रही है, रिपीट आपकी हो रही है, लेकिन यहाँ पर कह रहे कि ये जो है कभी भी आपका खत्म नहीं होता है, कभी भी आपका खत्म नहीं होता है, और वो आपका अनडाउट में होता है, ये भी ध्यान दीजिए। किसमें होगा, अनडाउट में आपका होगा। देखिए ये आपका करनी में आपका कितना है, 2 है, और यहाँ पर है करनी में 3, यहाँ पर है करनी में 5, तो ये बच्चों आपका होगा अपरिमेय संख्या में आएगा। किसमें आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। अब यहाँ पर देखिए पाई भी आपका है, पाई हमेशा याद रखिएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या आपकी कहलाती है, पाई भी किसमें आता है, अपरिमेय संख्या में। अगर पॉइंट की बात करें, देखिए पॉइंट की बात किया जाए, देखिए 1 1 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन देखिए 1 0 1 0 0, देखो यहाँ पर एक 0 है और यहाँ पर 2 0 है। देखिए 1 0 हमेशा बढ़ रहा है, 1 0 हमेशा बढ़ रहा है, कभी भी ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, 1 0 हमेशा बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 2 0 के बाद कितना 0 हो गया, 3 0, यानी कि हर बार ये जो है कि 0 आपका बढ़ रहा है, तो यानी कि ये संख्या रिपीट नहीं हो रही है, ये संख्या आपकी रिपीट नहीं हो रही है। अगर यही होता मेरे प्रिय छात्रों, अगर यही होता 0.10 10 10 10 10 10 10 आपका होता, डॉट डॉट करके होता, तब आप कह सकते हैं सर ये परिमेय संख्या में है। किसमें है बच्चों, ये परिमेय संख्या में। लेकिन ये कंडीशन आपकी यहाँ पे नहीं है, यानी ये प्रतिबंध आपका यहाँ पे नहीं है, क्योंकि हर एक बार आपका 0 पॉइंट बढ़ता हुआ जा रहा है, हर बार एक 0 पॉइंट बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर कोई संख्या भी आपकी 1 2 3 4 5 ऐसे करके आ रही है, वो कट नहीं रही है, ना ही संख्या कभी रिपीट हो रही है, तो वो आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। और अपरिमेय संख्या आपकी अंडर में जो भी राशि है बच्चों, ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हाँ एक चीज और है, अगर मैं कह दूं, अगर आप भी कह दें, आप भी पूछ सकते हैं, अगर आप कह दें कि सर ये बताइए क्या करनी में 4 ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। बहुत सिंपल है, क्या करनी में जो 4 है ये अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या। सबसे पहले कोई भी मान दिया रहेगा तो पहले उसको थोड़ा हल करेंगे, हल करके हम लोग देखेंगे। देखिए 4 करनी में जो है ना, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा बच्चों, 2। अब जब 2 आ गया तो ये किसके अंतर्गत आ गया, जब 2 आ जाएगा तो ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए हम यही में कहते हैं कि बच्चों बताओ करनी में 9 जो है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, करनी में 9 जो है ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, ये आपको बताना है। तो आप पहले क्या करोगे, आपका दिमाग चलेगा सर पहले हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्गमूल। देखिए 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3, और जब 3 प्राप्त हुआ, इसका अंडर हट गया, तो ये आपका अपरिमेय के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, समझ में आया। अगर देखिए अगर आप कहो तो सर करनी में 8 बता दो, ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो अगर हम लोग इसका वर्गमूल निकाले तो 2 अंडर में 2 हुआ, ये बच्चों परिमेय संख्या आपकी नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि अंडर में 2 जो है हम लोग जानते हैं कि अंडर में 2 जो है एक आपकी अपरिमेय संख्या है, तो ये आपका करनी में जो 8 है ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। तो ये चर्चा रहा अपरिमेय संख्या पे कि अपरिमेय संख्या कब कब आपकी होगी और परिमेय संख्या कब होगी। तो आप को ये अच्छे से समझ में आया। अगर कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं। तो ये बच्चों हम लोग इस पॉइंट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, एक तो हमने वास्तविक संख्या देखा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या में कौन कौन से भाग उपस्थित होते हैं बच्चों, ये भी हम लोग देख लिए कि वास्तविक संख्या में क्या क्या होता है, वास्तविक संख्या किससे किससे मिलकर बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर मुख्य तथ्य ये था कि खोजकर्ता, इसके खोजकर्ता कौन कौन है आप देख ही सकते हैं। 2 आपके वैज्ञानिक है, तीसरे वैज्ञानिक आपका है नामकरण जो दिए थे, किस सन में दिए थे वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और वह विशेषता इसकी क्या थी, विशेषता यह है कि वास्तविक संख्या को समुच्चय के रूप में यदि लेते हैं तो हमेशा आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी समुच्चय का मतलब ये संग्रह, वास्तविक संख्याओं का जो भी संग्रह होगा, ठीक ना, वो समुच्चय आपका होगा और उसे आर से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, हमें परिमेय अपरिमेय के रूप में देखा, परिमेय संख्या के रूप में देखा, और चौथा पॉइंट है आपका अपरिमेय संख्या। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा हमने आपको साधारण भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है समझने के लिए क्या क्या आपका होता है प्रतिबंध। यहाँ पे देखिए विशेषता यहाँ पे एक में दिया गया है, विशेषता क्या क्या है। ठीक है, विशेषता है परिभाषा, दशमलव और इसके बाद वर्गमूल। अब परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्या की परिभाषा हो जाएगी जिन्हें पी बटा में क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ये तो सिंपल है आपका। और इसके बाद दशमलव के रूप में यदि बात करें या तो शांत होगा या आवृत्ति वाला, आवृत्ति का मतलब समझे हैं, आवृत्ति का मतलब यह होता है प्यारे साथियों कि बार बार वो संख्या रिपीट हो।
जिसे 0.133333 करके आए, ये भी आपका हो जाएगा। या यदि आपका 2.3256 या 256 इस तरह से यदि बार बार वो रिपीट हो रहा है तो भी आपका किस में आएगा, आपका परिमेय संख्या में आएगा। ये हो गया आपका। लेकिन आगे बढ़ते हैं, वर्गमूल की बात करें तो वर्गमूल यहाँ पर आसानी से उसका निकाला जा सकता है। यदि किसी भी संख्या का वर्गमूल आपका निकलता है तो भी आपका वो परिमेय संख्या के रूप में होगा, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, आगे आते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या है, अपरिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगी, आपको अभी बताया गया है। जिन्हें p बटा में q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो आपकी होगी अपरिमेय संख्या। और आपका अगला है दशमलव की यदि बात कर ले, दशमलव कंडीशन में इसका क्या होता है, तो अशांत होता है आवृत्त। अशांत का मतलब क्या हुआ, कभी भी वो कटता नहीं है, कभी भी वो कटता नहीं है, डॉट डॉट वो अनंत तक जाता रहेगा, अनंत तक वो जाता रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है पॉइंट इसका वर्गमूल की यदि बात करें जो पूर्ण वर्ग न हो, जैसे करणी में 2, करणी में 5, करणी में 7, ये आपका हो जाएगा। ये आपका जो भी मान है ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये आपका अपरिमेय संख्या में कहलाएगा। ये थोड़ा सा हिंट था जो हमने आपको पूरा बता दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, हम इसको हटा देते हैं और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है देखते हैं। अगला पॉइंट, हाँ चलिए, यहाँ पर डायग्राम के रूप में आपका यहाँ पर दिया गया है। डायग्राम किस तरह से आपका दिया गया है देख सकते हैं कि जो भी आपकी परिमेय संख्या है, देखिए डायग्राम है कि वास्तविक जो संख्या है, आपको पता है कि अभी हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं कि वास्तविक जो संख्या होती है, वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। उसमें तो एक आपका परिमेय संख्या आता है, दूसरा क्या आता है, अपरिमेय संख्या आता है। अपरिमेय संख्या में आपका वर्गमूल नहीं निकाल पाते हैं आप, या वो संख्या आपके अनंत तक जाती है, वो संख्या रिपीट नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ है आपका हो जाएगा -1 आपका 0.7 या बट्टा वाला मान आपका हो जाएगा परिमेय संख्या के रूप में। अब यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या जो होती है ना, परिमेय संख्या भी आपके दो भागों में बांटा गया है। परिमेय संख्या को कितने भागों में, 2, लेकिन अपरिमेय संख्या का कोई भी आपका पॉइंट अलग नहीं है, आपका एक ही। अब देखिए परिमेय संख्या में आपकी दो संख्याएं आती हैं, एक तो पूर्णांक आता है, दूसरा आपका आता है अपूर्णांक। अपूर्णांक का मतलब यह हुआ कि भिन्न में होगा, पूर्णांक का मतलब यह हुआ कि भिन्न में आपका नहीं होगा। देखिए ये आपकी जितनी संख्याएं आपकी लिखी गई हैं, 0 से पॉजिटिव की तरफ भी गया है, 0 से निगेटिव की तरफ भी गया है, लेकिन किसी का हर जो है आपका नहीं है, यानी कि ये भिन्नात्मक नहीं है। तो जब संख्या भिन्नात्मक नहीं होती है तो पूर्णांक के रूप में होता है। अगर वो भिन्नात्मक के रूप में है, भिन्न के रूप में है या बट्टा के रूप में है, यानी कि 1/4 जिसमें अंश और हर दोनों है, तो वो आपका होता है अपूर्णांक में। ठीक है, अगला पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है। बच्चों कौन कौन होता है, पूर्णांक के दो भाग होते हैं, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, दूसरा आपका क्या होता है, ऋणोत्तर, यानी कि पूर्ण संख्या आपकी होती है, जिसमें धनात्मक भी आप नाम दे सकते हैं। एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा हो गया धनात्मक पूर्णांक, ऐसे भी नाम दे सकते हैं, या इसको आप लोग ऋणोत्तर पूर्णांक भी आप बोल सकते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या। देखिए ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब यह हुआ कि संख्या ऋणात्मक में हो, यानी कि उसका चिन्ह माइनस लगा हो, और पूर्णांक यदि धनात्मक हो, यहाँ पर धनोत्तर होना चाहिए, या चलिए धनात्मक के रूप में हमेशा यदि हो तो वो आपका हो जाएगा किसमें, आई तो ऋणात्मक पूर्णांक है, और ये आपका हो जाए धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा। ठीक है, ये आपका प्लस में आपका होगा। तो समझ में आया कि पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया, एक तो ऋणात्मक पूर्णांक, दूसरा है आपका क्या, ऋणोत्तर पूर्णांक, यानी कि धनात्मक पूर्णांक आपका है। अगला पूर्णांक पूर्ण जो संख्या है आपका दो भागों में बांटा गया है पूर्ण संख्या को, एक तो आपका शून्य भी है इसमें, देखो यहाँ पर शून्य है कि नहीं है, शून्य जो मौजूद है इसे हम लोग शून्य जो मौजूद पूर्णांक में यदि बात करें तो पूर्णांक में दो संख्या है, एक तो शून्य भी आपका होगा, दूसरा है प्राकृतिक संख्या है जो धनात्मक पूर्णांक जिसे बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, यहाँ पर देखिए धनात्मक यहाँ पूर्णांक दिया गया है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर ये बताइए यहाँ पर आखिर ऋणोत्तर पूर्णांक क्यों दिया है, यहाँ पर इसलिए दिया क्योंकि इसमें शून्य सम्मिलित है, तो इसे ऋणोत्तर पूर्णांक भी लिखा है। अगर इसमें शून्य आप हटाएंगे तब आपका धनात्मक पूर्णांक इसे आप बोल सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से इसका डिवाइड किया गया है, कितने भागों में कौन है, यहाँ पर सारा चीज मैंने आपको समझा रखा है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट यदि बात करें पूर्णांक की चर्चा करेंगे, किसकी,
पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं वो यहाँ पे आपका होगा। देखिए पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांक अभी हमने बताया, पूर्णांक जो होगा देखिए परिमेय संख्या हम लोग देख लिए, अपरिमेय संख्या देख लिए। अब हम लोग किसकी बारी है, पूर्णांक की बात है। तो पूर्णांक भैया किसे कहते हैं वो भी आप देख लीजिए एक बार। देखिए पूर्णांक जो होता है उन संख्याओं का संग्रह होता है जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं जिसमें सभी होती हैं, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं -1, 1, 2, -3, यानी कि जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आपकी होती हैं, ठीक ना। सरल शब्दों में संख्याएं आती हैं जिन्हें दशमलव या भिन्न नहीं होते हैं, जिसमें दशमलव या भिन्न आपका नहीं होना चाहिए उसमें, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। और पूर्णांकों के समूह को हम लोग आमतौर से जेड से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्याओं किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से, यानी कि पूर्णांक को हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, जो कि जेड बराबर आपके नंबर हो सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, या माइनस की तरफ आपका हो सकता है, जो कि संख्या रेखा एक्स वाई पर आपका रखा जाता है, 0 से लेकर पॉजिटिव की तरफ, 0 से लेकर के निगेटिव की तरफ। देखो इसमें भिन्न कोई नहीं होनी चाहिए, भिन्न आपकी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा पूर्णांक। आप समझ सकते हैं पूर्णांक आपका क्या होगा, जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक संख्याएं भी हो, और शून्य भी यदि होता है, और वो भिन्न के रूप में आपका नहीं होना चाहिए, ना ही दशमलव के रूप में होना चाहिए, तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है पूर्णांकों के प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान दीजिए। ये आपका प्रतिबंध दिया है कि पूर्णांकों के प्रकार कौन, यानी पूर्णांकों में कौन कौन से भाग आपके मौजूद हैं। इससे माइनस की तरफ जो संख्या है वो 0 है, इसके बाद जो 1, 2 है, 3 आपका डाटा दिया गया है, वो इसमें कौन कौन संख्याएं सम्मिलित होती हैं वो आपको देखना है। देखिए पूर्णांकों के प्रकार में यदि देखेंगे तो पूर्णांकों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्णांक को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। देखिए धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है शून्य। धनात्मक, ऋणात्मक, और एक क्या है, शून्य। देखिए इसमें संख्याएं ध्यान दीजिए, यहां से इधर ऋणात्मक संख्याएं भी हैं, यहां से इधर ये धनात्मक संख्याएं भी है, लेकिन एक आपका है 0 भी, एक आपका क्या है, 0 भी है। तो इसी में कह रहा है पूर्णांकों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा आपका होता है शून्य। देखिए धनात्मक पूर्णांक में कौन कौन आते हैं, शून्य से सभी जो बड़ी संख्याएं होंगी, शून्य से जो सभी बड़ी संख्याएं होती है बच्चों, वो आपका कहलाता है क्या, धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। शून्य से जितनी भी बड़ी संख्याएं होती हैं वो आपकी धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। शून्य से जितनी छोटी संख्याएं होती है बच्चों वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। तो धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक समझ गए। जैसे आपका यहाँ पर दिया भी गया है कि -1, -2, -3 आपका डॉट डॉट हो जाएगा। अगर शून्य की बात करें तो यह न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। आपको पता है कि शून्य का कोई भी चार्ज आपका नहीं होता है, न ही धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। लेकिन इसको किसके कैटेगरी में रखा गया है, पूर्णांक। लेकिन यह भी एक पूर्णांक आपका माना जाता है, माना जाता नहीं है, पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि शून्य भी एक पूर्णांक है, लेकिन इसमें ना माइनस लगा जाता है ना प्लस, यानी कि ना उसका चिन्ह धनात्मक होता है ना ही चिन्ह उसका ऋणात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ इसके मुख्य विशेषता क्या क्या यहाँ पर रखा गया है, ये भी ध्यान दीजिए कि मुख्य विशेषता आपकी क्या क्या है। देखिए इसमें दशमलव जिसे 0.5 विशेषता इसकी क्या क्या है, 0.5 या भिन्न जैसी संख्या 3/4 शामिल नहीं होती है। यानी कि पूर्णांक में कभी भी पॉइंट का मान नहीं आता है बच्चों, ध्यान दीजिए, और कभी भी आपका भिन्नात्मक मान आपका नहीं होता है। इसकी एक खासियत है, यदि बटा में हो जाए, पॉइंट में हो जाए तो वो आपका पूर्णांक में नहीं आएगा, ठीक है। ये इसकी खासियत है। पहला खासियत आप समझ लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिए, संख्या रेखा पर दाईं से बाईं जाने पर मान बढ़ता है और संख्या रेखा पर दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है और बाईं ओर जाने पर मान घटता है। देखो भाई ये संख्या है ना, ये आपका x अक्ष होता है, ये क्या होता है, y है। यहाँ पर 0 पॉइंट होता है, इधर की दिशा है प्लस ली जाती है बच्चों, इधर की दिशा है माइनस ली जाती है। तो आप क्या कह रहा है, कह रहे कि दाईं ओर यदि जाएंगे तो मान बढ़ता है, इधर जाएंगे तो आपका मान प्लस होगा, यानी कि पॉजिटिव होगा तो बढ़ेगा। अगर बाईं ओर जाएंगे तो आपका मान निगेटिव होगा, यानी कि वहां पे मान आपका घटता जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए आप।
आगे बढ़ते हैं, देखिए ये खासियत आपकी इसकी है। तीसरा पॉइंट क्या है, दो पूर्णांकों का योग या गुणा हमेशा एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये तो बात सही है भाई। यदि दो पूर्णांक आप लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए -3 गुणे आप 5 लेते हैं तो 5 3 15 -15, क्या ये पूर्णांक आया कि नहीं आया? पूर्णांक आया। जैसे 5 गुणे आप 2 कर दीजिए, 5 दूनी के 10, क्या ये पूर्णांक आया कि नहीं आया? आया। तो खासियत इसका ये होता है कि यदि दो पूर्णांकों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो ये आपका हमेशा पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ठीक है, भिन्नात्मक मान आपका प्राप्त नहीं होता। ये आपकी विशेषता है। समझ गए विशेषता? इसमें कभी भी किसी को भी परेशानी है या यदि कोई समस्या आपको हो रही तो आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पॉइंट लेकर चलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको हटा दिया हुआ, रेज कर दिया हुआ है। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा अगले पॉइंट की तरफ। अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, इसमें दो संख्याएं होती है बच्चों, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो चीज़ें आपको यहाँ पे देखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग भाज्य संख्याओं की बात करें। किसकी? भाज्य संख्याओं की बात करें बच्चों कि भाज्य संख्याएं होती क्या है और भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, भाज्य जो संख्याएं होती है ना, उन प्राकृतिक संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से और एक से विभाजित होती है। जो स्वयं से और एक से विभाजित होगा, सरल शब्दों में इसे केवल दो गुणनखंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्याओं का मतलब ये हुआ कि देखिए गुणनखंड का मतलब ये हुआ कि जैसे 5 हम लोग ले लिए, 5 का गुणनखंड क्या होगा? 1 गुणे 5 आप बना सकते हैं इसको। 1 गुणे क्या बना सकते हैं? 5। दो ही गुणनखंड हो रहे हैं ना। तो यदि किसी का भी यदि दो केवल गुणनखंड होता है तो वो आपका आता है अभाज्य में। जैसे आप कहते हैं सर क्या 6 भी हो सकता है क्या? अगर 6 को आप गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए तो 2 गुणे 3 और गुणे आपका 1 भी होगा, यानी कि 1 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, हमेशा आप 1 लेंगे, एक तो किसी का भी एक हमेशा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितने गुणनखंड हुए? 1 2 3, 3 मिला ना। लेकिन अभाज्य की कंडीशन ये होती है बच्चों कि हमेशा 2 गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग का 3 गुणनखंड आ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा भाज्य में। किसके अंतर्गत आएगा? भाज्य के अंतर्गत आएगा। और इसका 2 ही केवल गुणनखंड है तो ये आ जाएगा बच्चों अभाज्य के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगा? अभाज्य। अभाज्य यानी कि वे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड होते हैं बच्चों, उसे हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो 2 गुणनखंड में ध्यान दीजिएगा, एक तो 1 होगा और एक स्वयं से वो कटेगा, ठीक ना, उसे अभाज्य कहेंगे। अब हमेशा अभाज्य और भाज्य की चर्चा होगी तो वहां पर एक हमेशा लिया जाएगा, हर एक में एक लिया जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे मुख्य बिंदु क्या है? देखिए यहां इनके मुख्य बिंदु दिए गए हैं। मुख्य बिंदु क्या क्या है? विभाजन के रूप में कैसे हो सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, और एक का नियम क्या होता है, ये आपको समझना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए यदि विभाजन की बात करें तो यह संख्या किसी और पहाड़े में नहीं आती है। यह संख्या किसी और के पहाड़े में नहीं आ सकती है। जैसे 2 है तो 2 ही में आएगा, 2 है तो 2 ही में आएगा, ठीक ना, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगा। कह रहा है ना कि किसी और के पहाड़े में ये नहीं आ सकता है, केवल आपका उसी के पहाड़े में आएगा। जो अभाज्य संख्या होगी केवल उसी के पहाड़े में ये आ सकता है। जैसे 5 है तो 5 हमेशा किस में आता है? 5 एकम 5 हमेशा 5 के पहाड़ा में आता है। क्या किसी और के पहाड़े में 5 आता है? आपका जब 100 और 15 नहीं होता है, 3 5 15। अरे भैया हमको 15 नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? केवल 5 चाहिए, ठीक ना, ये चीज़ है। तो विभाजन में यदि बात किया जाए तो वो केवल आपकी उसी पहाड़े में आएगी जो संख्या होगी। तो कह रहे कि यह संख्या किसी और पहाड़े में नहीं आती है, किसी और के पहाड़े में नहीं आएगी। जो संख्या है वो अपने ही संख्या के पहाड़े में आ सकती है, ठीक ना। जैसे 2 का है तो 2 ही में आ सकता है, किसी और के टेबल में 2 आपका नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की यदि बात करें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो यहां पर कह रहे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एकमात्र सम संख्या है अभाज्य सम संख्या है। कौन है? सम संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो भी आपका 2 होगा अभाज्य संख्या, और वो भी अभाज्य संख्या 2 में कौन होगी? ये सम संख्या ही आपकी होगी। ये चीज, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। और एक का नियम क्या चलेगा?
एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या। ये भी आपका कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, ऑप्शनल में यदि देता है तो आपको समझना है कि एक जो होता है ना, एक न ही अभाज्य में आता है न ही भाज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका केवल एक ही गुणनखंड खुद होता है, दो नहीं है। अगर दो गुणनखंड इसका भी होता तो वो आपका अभाज्य के अंतर्गत आता, लेकिन केवल खुद ही इसका एक ही गुणनखंड है, तो न तो ये अभाज्य है और न ही आपका क्या है, भाज्य है, क्योंकि इसका केवल कितना गुणनखंड होता है, एक गुणनखंड होता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा और अच्छे से आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। 1 मिनट इसको पहले मैं अरेंज कर दूं, इसके बाद चलिए इसको हमने हटा दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि हम अगले पॉइंट की तरफ आपको लेकर चलें। ये चर्चा हुआ हम लोग का अभाज्य संख्याओं का। अब हम लोग चलेंगे बच्चों भाज्य संख्या पे। किस पे चलेंगे, भाज्य संख्या पे। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसके थोड़ा अभाज्य संख्याओं के थोड़ा उदाहरण और थोड़ा अच्छे तरीके से देख लेते हैं। अच्छे तरीके से इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण क्या क्या है, अभाज्य संख्याओं के उदाहरण क्या है, ध्यान दीजिए। नीचे दी गई तालिका में कुछ शुरुआती अभाज्य संख्या हैं को देखा जा सकता है। देखो भाई अभाज्य संख्या कौन कौन सी, अभी हम आपको एक डायग्राम भी देंगे, उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे कौन कौन सी। देखिए संख्या कौन कौन है भाई, 2 है, 3 है, 4 है कि नहीं है, ये भी आपको चेक करना है, ठीक है। आगे 5, 7 और 11 कुछ उदाहरण यहाँ पे लिए गए हैं कि कौन आपका अभाज्य के अंतर्गत आ सकता है, कौन अभाज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। बच्चों पहले आपको ये भी याद रखना है कि अभाज्य की कंडीशन या अभाज्य का कोई भी आपका अंक रहेगा तो केवल उसके 2 गुणनखंड हो गए, एक तो वह 1 हो सकता है और एक तो स्वयं हो सकता है, ठीक है। ये दिमाग में आप रखिएगा। जैसे 2 की बात करें, गुणनखंड 2 का क्या होगा, 1 और 2 होगा, 1 और 2 होगा, क्योंकि 1 से 2 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो ये अभाज्य है या नहीं, हाँ भैया ये है, क्योंकि इसके 2 ही गुणनखंड आपके होंगे। 3 की यदि बात कर लें, 3 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 3, 1 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 2 ही आपको गुणनखंड मिल रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा अभाज्य में, ठीक है। ये हाँ कह रहा है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 4 की यदि बात कर ले बच्चों तो 4 1 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा, 4 4 से भी कटेगा। तो देखिए ये आपका 2 से अधिक गुणनखंड हुआ, 1 2 3 गुणनखंड आपके मिल गए हैं। तो जब 2 से अधिक गुणनखंड किसी का भी यदि मिलता है बच्चों, तो वो आप याद रखिएगा कि अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, यानी कि अभाज्य संख्याएं आपकी नहीं होंगी। नहीं है भाई, क्यों नहीं है, यह जो है भाज्य है। ये क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है भाई, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड यहाँ पे मिल रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका भाज्य हो। 5वें की बात तरफ चलें तो 5 1 हो जाएगा, 5 का गुणनखंड 1 1 हो जाएगा, 1 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, केवल 2 गुणनखंड मिले, तो ये आपका अभाज्य के अंतर्गत आएगा। अगर हम लोग 7 की बात करें तो 7 1 और 7, 1 और 7 ये भी किसके अंतर्गत आएगा, अभाज्य के अंतर्गत आएगा। 11 की बात कर ले तो 1 1 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, तो ये भी आपका अभाज्य के अंतर्गत आएगा। आप समझे ना, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये मेन पॉइंट आपका यहाँ पे दिया गया है, अभाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। ये चीज अभी तो हम लोग चर्चा किए भाज्य की ना, हम लोग अभी चर्चा किए हैं किसका, भाज्य का, अभाज्य का। अब हम लोग चलते हैं भाज्य संख्याओं की तरफ। किसके तरफ, भाज्य संख्याओं की तरफ। तो आपको इसमें ही थोड़ा समझ में आ गया होगा कि भाज्य संख्याएं कब कहलाएगी, ठीक है। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। यहाँ पर आपका सारणी दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन है। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन है बच्चों, आपका 2 हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं बच्चों 2 हो, अरे आजा भाई, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 11 13 17 19 23 29, यानी कि जो आपका ये पीला से रखा गया ना, ये सभी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों भाई, क्योंकि ये 1 से कट सकती है और स्वयं से कट सकती है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। अभाज्य संख्याओं का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगले पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, चर्चा करेंगे हम लोग भाज्य संख्याओं की। किसकी, भाज्य संख्याओं की। चलिए भाई भाज्य संख्याओं में क्या क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्याओं में बिल्कुल उसका अपोजिट होता है बच्चों। अपोजिट का मतलब यह हुआ कि अभाज्य संख्याओं में केवल 2 गुणनखंड था, लेकिन भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक हमेशा होगा।
भाज्य संख्याओं में 2 से अधिक हमेशा गुणनखंड होगा। चलिए आते हैं भाज्य संख्याओं की बात करें तो कह रहा है कि वह संख्या, भाज्य संख्याओं में क्या होगा, वह संख्या 2 से अधिक गुणनखंड, यानी कि वह संख्या आपकी भाज्य में होगी जिसका 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड किसी का भी प्राप्त होगा तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे, या इसको दूसरे भाषा में आप कह सकते हैं कि वह संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए। एक और खुद के अलावा किसी और भी संख्या से यदि वो कट जाती है तो उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 भैया 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। 6 की बात करो, 1 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा। समझ में आई बात। तो ये आपका रखा गया है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 डॉट डॉट करके आपकी संख्याएं रखी गई हैं। जो आपकी यहाँ पे संख्याएं हैं, जो आपके व्हाइट में यहाँ पे रखा गया है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। जो आपका पीले के अंदर रखा गया है, ये सभी अभाज्य संख्या हैं। ठीक, चलिए, तो आपको इतना समझ में आया। भैया विशेषता क्या है, देख लेते हैं विशेषता इसकी। देखिए, विशेषता की यदि बात कर लें हम लोग, मुख्य विशेषता क्या क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। यह 1 से बड़ी होती है। अरे भाई ये तो स्वाभाविक है, 1 से बड़ी तो 2 भी होता है ना, 1 से बड़ी 2 भी होता है, जरूर थोड़े कि 2 आपका भाज्य में हो, थोड़ा सा ये पॉइंट गड़बड़ है। यह संख्या 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़ी होती है कौन संख्या, भाज्य संख्या 1 से बड़ी होती है। तो 1 से बड़ी तो 2 भी होता है ना, तो अभाज्य में आता है। तो आप कह सकते हैं कि 1 और 2 से बड़ी होती है, ऐसे ले सकते हैं। चलो भाई, 1 से बड़ी का मतलब क्या हुआ, 2 आप लेंगे, 2 तो आपका अभाज्य में आता है, ये तो आपको पता है। 3 हो जाएगा, 3 भी नहीं होगा, 3 भी किस में आता है, अभाज्य में अंतर्गत आता है। 4, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, पहला विशेषता ये है आपकी। दूसरी विशेषता ये है कि अभाज्य संख्याओं के ठीक विपरीत होती है। अभाज्य संख्याओं के ठीक विपरीत, ठीक है, यानी कि अभाज्य संख्याओं को छोड़ करके जो शेष आपके संख्याएं बचेंगी वो आपका भाज्य के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है कि इनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं, 2 तो हो नहीं सकते हैं। अगर 2 गुणनखंड होगा तो आपका अभाज्य के अंतर्गत आएगा, 3 गुणनखंड होगा तब जाकर के किसके अंतर्गत आएगा, भाज्य के अंतर्गत आएगा। ये चीज आपको पॉइंट नोट करना है। तो ये मुख्य विशेषता इसकी ये है। विशेषता आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए बच्चों, गुणनखंड की परिभाषा क्या है। गुणनखंड की परिभाषा यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुणनखंड किस तरह से यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब देखते हैं कितने पॉइंट आपके दिए गए हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए बच्चों, गुणनखंड की परिभाषा क्या है। जब किसी संख्या या बीजगणितीय व्यंजक को 2 या 2 से अधिक भागों में यदि तोड़ दिया जाता है, गुणन के रूप में यदि लिखा जाता है, तो उन जो भाग आपके बनते हैं ना वो कहलाते हैं आपके गुणनखंड। जो भाग बनते हैं बच्चों वो आपके क्या कहलाएंगे, गुणनखंड आपके कहलाएंगे। 2 या 2 से अधिक 2 भागों में या तो तोड़ दो या तो 2 से अधिक तोड़ दो तो भी आपका वो क्या कहलाएगा, गुणनखंड आएगा, गुणनखंड कहला। अब ये नहीं कि आपका 1 गुणे आप कर दीजिए 3, ठीक ना, 1 गुणे आप कर दीजिए क्या 3। अब देखिए यहां पर देखिए, सरल शब्दों में आप क्या कर सकते हैं, किसी संख्या या व्यंजक को जिन संख्याओं या पदों के गुणन से बनाया जाता है उन्हें गुणनखंड कहते हैं। कोई भी संख्या होगी जिनका गुणा करने के बाद प्राप्त होता है वो आपका कहलाता है गुणनखंड। जैसे 3 से 2 में गुणा करेंगे, 3 दूनी के 6, तो 3 और 2 6 का गुणनखंड हो जाएगा। जैसे देखिए 40 है ना, 40 को यदि गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5। तो 40 को यदि गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो सबसे पहले एलसीएम के द्वारा हम लोग कटाएंगे। 40 को पहले कटाएंगे गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए। पहले क्या होगा, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी के 4 20 बन गया, 2 10 हो गया, 2 5 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 5 1 बन गया। किसकी संख्या से कटा है, 2 से कटा है, 2 से और 5 से। 2 गो 3 गो आया है, यानी कि 2 3 बार आया है और 1 बार क्या आया है 5। तो जो संख्या ये आपकी आ रही है, जिस संख्या से ये 40 कटा हुआ है, ये इसका जो है 40 का गुणनखंड कहलाएंगे। यानी कि 40 गुणनखंड आपके हो जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। या हम लोग इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 गुणे 5। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट,
42 को भी बच्चों यहाँ पर हम लोग करते हैं 3 दूनी के 6, 6 सत्ते 42, यानी कि 42 को हम लोग कटाएंगे तो एक संख्या 3 से कटेगा, दूसरी बार आपका 3 से नहीं, पहली बार आपका 2 से कटेगा, दूसरी बार 3 से, और तीसरी बार आपका 7 से, यानी कि 2, 3 और 7 से ये कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गुणनखंड कौन कौन हो जाएंगे, 2, 3 और 7 आपके हो जाएंगे। आगे जिससे यहाँ पर 12 का लिया गया है 3 गुणे 4 हो जाएगा, 3 गुणे 4 हो जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर गुणा कर दिया है 2 का, तो यहाँ पर 2 दूनी के 4 बना दिया है, यानी कि 3 गुणे 4, तो गुणनखंड आपका लिया है 3 और 4। ठीक ना, क्योंकि 2 को यदि 2 गुणे 2 लिखते हैं तो 2 गुणे 2 को कई बार लिखना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि 4 बना दीजिए उसको। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 के गुणनखंड है। अगर 15 की बात करें तो 3 गुणे 5, 3 और 5 जो है किसके गुणनखंड है, 15 के गुणनखंड आपका यहाँ पे है। अगर बीजगणितीय की बात करें तो यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस 9, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। x स्क्वायर माइनस 9 इसका गुणनखंड क्या होगा, देखिए यह बच्चों दिया है x स्क्वायर माइनस 9 दिया है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले x का स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पर 9 का भी स्क्वायर हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हुआ, तो इसको हम लोग साधारण भाषा में लिख सकते हैं, एक में हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 3, और दूसरे में लिख सकते हैं बच्चों x प्लस आप कर सकते हो 3, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी फार्मूला ये लगाए हैं a माइनस बी, यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों a माइनस बी, और दूसरे में होता है a प्लस बी। यहाँ पर ये फार्मूला आपका लगाया गया, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बच्चों यहाँ पे ये है कि a माइनस बी, और दूसरे में आपका a प्लस बी, तो उसी के अनुसार यहाँ पे ये तोड़ा गया है। तो गुणनखंड की यदि बात करें तो गुणनखंड क्या क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का जो गुणनखंड है आपका हो जाएगा x माइनस 3, और दूसरा हो जाएगा x प्लस 3। यहाँ पर लिख रखा गया कि x माइनस 3 और x प्लस 3 इसके क्या है, गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड की चर्चा हो गई। चलिए आपको इतना समझ में आया, अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आपके गुणनखंड पर जो है कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं। ये वाली क्लास आपकी अगली क्लास में चलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा, गुणनखंड पे यहाँ पे 20 प्रश्न आपके आएंगे जो कि आपका समय लगेगा। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। तो इस क्लास को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास जो भी आपकी आएगी प्रश्न पे आधारित होगी, और थ्योरी चीज़ें जो है कि उस क्लास में भी आपकी चलेंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।